शाम या सीरिया में बागियों ने हुकूमत के खिलाफ अपना आर्म स्ट्रगल तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले 4 साल के मुकाबले ये उनकी सबसे बड़ी कार्रवाई है। इन आर्म ग्रुप्स ने कई इलाकों, कस्बों और शहरों को बशर अल-असद की फौज से छीन लिया है। बशर अल-असद इन्होंने अपनी फौज से अपने ही मुल्क को फतह करने की कोशिश की और अपने ही मुल्क पर बमबारी करके उसे तहस नहस कर दिया। अब कहाँ हैं किसी को पता नहीं। जो हुकूमत या उसकी फौज अपने दुश्मन को हरा नहीं सकती है, वो अपने ही मुल्क को फतह करती है या अपने ही अवाम को परेशान करती है और उनकी जिंदगी दूभर कर देती है। इसकी बड़ी मिसाल सीरिया है। आज इस वीडियो में यही तफसील, लेकिन अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। रेडियो देश के देखने वालों को फैज़ुल्लाह का सलाम। जब कोई 13 साल पहले अरब दुनिया में डिक्टेटरों के खिलाफ बगावत शुरू हुई और उसके नतीजे में एक के बाद दूसरे डिक्टेटर मिस्र से लेकर तुनिस और लीबिया तक धराशायी होते चले गए, उसी वक्त सीरिया के शहर दरा से भी वहाँ के डिक्टेटर बशर अल-असद के खिलाफ बगावत शुरू हुई, जिसको कुचलने के लिए बशर अल-असद ने अपनी पूरी फौजी ताकत इस्तेमाल कर दी। शहरों के शहर बमबारी करके नीस्त नाबूद कर दिए, हजारों शहरियों को कत्ल कर दिया और लाखों को मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में पनाह लेनी पड़ी। आप गजा की जो तस्वीरें देख रहे हैं, वही तस्वीर बशर अल-असद अपने मुल्क की भी पेश कर चुके हैं। फर्क बस ये है कि गजा को अरब दुश्मन इसराइल ने अपनी बमबारी का निशाना बनाया। सीरिया के उसके हुक्मरान बशर अल-असद ने अपनी फौज के जरिया मलबों में तब्दील कर दिया। कई बागी ग्रुप्स ने सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और पिछले 4 साल से बागी तंजीमों और बशर अल-असद की फौज के दरमियान किसी बड़े टकराव की खबर नहीं आ रही थी। अरब दुनिया बशर अल-असद को दोबारा अरब लीग में शामिल कर रही थी और उन्हें अछूत बनाने के बाद दोबारा साथ बिठाने लगी थी। उनमें इमारात यानी यूएई सबसे आगे नजर आया था। तुर्की जो बॉर्डरिंग कंट्री है, वो भी बशर अल-असद का बड़ा मुखालिफ था। वहां से भी खबर आ रही थी कि वो दोबारा कुछ शर्तों के साथ बशर अल-असद की हुकूमत को कबूल करने को तैयार है, लेकिन फिर दोनों मुल्कों में दूरियां पैदा होती चली गईं कि अचानक पिछले हफ्ते से बशर अल-असद के मुखालिफ ग्रुप्स और हुकूमत की फौज के दरमियान टकराव बढ़ गया। तमाम ग्रुप्स बशर अल-असद के खिलाफ एक साथ आते नजर आए। ईरान और रूस ने मिलकर इन बागियों के खिलाफ हवाई कार्रवाई तेज कर दी, लेकिन खबर यह आई है कि सीरिया की फौज का बड़ा नुकसान हुआ है। अब तक खबर आ रही है कि सीरिया की बशर अल-असद की फौज वेस्टर्न एलेपो को बचाने में नाकाम रही है। अपोजिशन फोर्सेस ने कई गांव, कस्बे, शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। इसमें एक हवाई अड्डा और एलेपो की एक ऑयल फैसिलिटी भी शामिल है, जिसे फौजी बैरक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। अपोजिशन फोर्सेस ने सीरियन अरब आर्मी के डिवीजन 46 के एक बेस पर भी कब्जा कर लिया है। आगे ये जानते हैं कि ये कौन से बागी ग्रुप्स हैं जो सीरिया की फौज के खिलाफ हमले कर रहे हैं। इन बागियों ने इन हमलों को जालिम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का नाम दिया है या ऑपरेशन डिटर द एग्रेसर। इन ग्रुप्स ने एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन रूम बनाया है, जिसे फतहुल मुबीन ऑपरेशन रूम का नाम दिया है। इन अपोजिशन ग्रुप्स के अलायंस को हयात तहरीर शाम ग्रुप या HTS लीड कर रहा है। उसके बहुत से धड़े हैं, जिसमें मॉडरेट इस्लामिक ग्रुप से लेकर सेक्युलर नेशनलिस्ट ग्रुप्स सब शामिल हैं। एक और ग्रुप इस अलायंस में शामिल है जिसे अहरार शाम कहते हैं। दूसरे ग्रुप्स नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जैश-उल-इज़्ज़, अल-जबहा, अल-शामिया और हरकत नूरुज़्ज़ीन ज़ंकी भी इस अलायंस का हिस्सा हैं। एक अरब अखबार ने सोर्सेस के हवाले से कहा है कि इस लड़ाई में इस बागी ग्रुप्स के साथ सेक्युलर नेशनल आर्मी के अलग अलग फैक्शंस, जिसमें इन्फ्लुएंशियल जॉइंट फोर्स भी शामिल है, जिसका तुर्की के साथ गहरा ताल्लुक बताया जाता है। सेक्युलर नेशनल आर्मी यानी SNA ने बशर अल-असद की हुकूमत के खिलाफ बागियों के इस अलायंस के सपोर्ट में काफ़ी बयानात तो दिए हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं किया है कि इस कार्रवाई में वो भी हिस्सा ले रहा है। हो सकता है ये तुर्की के दबाव की वजह से हुआ हो।
बताया जा रहा है कि इदलिब में बागी ग्रुप्स दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो है जिसे तुर्की की हिमायत हासिल है और दूसरी इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं जिसे HTS। अब ये समझते हैं कि बागियों या अपोजिशन के इन नए हमलों का मकसद क्या है। जैसा कि इस ऑपरेशन के नाम से पता चलता है, यानी डेटरिंग द अग्रेसर से पता चलता है कि ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि बशर अल-असद, ईरान और रूस की ताकत को सीरिया में कमजोर किया जाए। ईरान और रूस बशर अल-असद के सपोर्टर हैं। मुस्तफ़ा बकूर ने, जो जैश-उल-इज़्ज़ ग्रुप के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने लंदन से छपने वाले एक पैन अरबी अखबार अल अरबी अल जदीद को बताया कि ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि बशर अल-असद की फौज, ईरान और रूस मिलकर इन अपोजिशन ग्रुप्स के खिलाफ पिछले कई हफ्तों से कार्रवाई कर रहे थे। इन अपोजिशन ग्रुप्स ने अलेप्पो को निशाना इसलिए बनाया है कि ये नॉर्थ में बशर अल-असद हुकूमत के कंट्रोल का इलाका है। तुर्की के सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है कि ये एक लिमिटेड ऑफेंसिव है ताकि बशर अल-असद की फौजों को इदलिब में आम शहरियों को निशाना बनाने से बाज रखा जाए। अरब मीडिया का कहना है कि चूंकि इन अपोजिशन या बागी ग्रुप्स को बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, इसलिए उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनके सामने बशर अल-असद की फौज तेजी से पसपा होती जा रही है। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके इस ज्वाइंट ऑपरेशन का ये असर होगा, लेकिन इस कार्रवाई का आखिरी नतीजा क्या निकलेगा कहना मुश्किल है। ऐसे में जब ये अपोजिशन ग्रुप सीरिया के कई शहरों पर कब्जा करने में कामयाब होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहस इस बात पर हो रही है कि बशर अल-असद कहाँ है। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर चार्ल्स लिस्टर ने लिखा है कि बशर अल-असद मॉस्को में ही हैं, जबकि उनकी फैमिली के दूसरे लोग और करीबी अलाइज भी बाहर ही हैं, खासतौर पर रूस और UAE में। लेकिन एक रिपोर्ट में एक अरबी वेबसाइट इलाफ ने लिखा है कि कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बशर अल-असद रूस से सीरिया के लिए 30 नवंबर को ही रवाना हो चुके हैं। सीरिया के कैपिटल दिमश्क के हवाई अड्डे पर रूसी एयरफोर्स का एक प्लेन L-62 शनिचर के दिन लैंड किया था, जो मॉस्को से रवाना हुआ था। इसी दौरान अल जजीरा ने बताया है कि सीरिया के आर्म्ड अपोजिशन ग्रुप्स ने हलब के 16 गांवों पर कब्जा कर लिया है और साथ ही उनका हलब के शहर, उसके एयरपोर्ट और पूरे इदलिब पर कब्जा हो गया है। अल जजीरा ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का बयान नकल किया है कि तुर्की के साथ जो मुआहदा हुआ है उस पर अमल होगा, लेकिन नॉर्दर्न सीरिया में जो अपोजिशन ग्रुप्स फिर से एक्टिव हो गए हैं, उनकी वजह से मुल्क का अमन खतरे में है। उन्होंने कहा है कि मेरा ख्याल है कि इन टेररिस्ट ग्रुप्स का ताल्लुक ज़ायनिस्ट से है और उनकी वजह से सीरिया के शहरियों का कत्ल हो रहा है। अब्बास अरागची ने कहा है कि इन ग्रुप्स के ज़ायनिस्ट के साथ ताल्लुक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि सीरिया पर तुर्की के साथ बातचीत हुई है, लेकिन अल जजीरा के मुताबिक तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान ने कहा है कि उन्होंने अपने ईरानी काउंटर पार्ट अब्बास अरागची से बातचीत की है और टेररिस्ट ग्रुप्स के बारे में उनका स्टैंड वही है जो ईरान का है। हम टेररिज्म के खात्मे के लिए ईरान के साथ काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो इन ग्रुप्स के खिलाफ, जिनमें लेबर पार्टी भी है, ईरान के साथ कोऑपरेशन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये ख्याल कि सीरिया में जो खाना जंगी जोर पकड़ गई है उसमें फॉरेन फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, गलत ख्याल है। अल जजीरा के मुताबिक हाकान फिदान ने कहा है कि उसकी वजह यह है कि जो मसला 13 साल से नहीं हल हुआ, वही इस मुल्दा हालत का जिम्मेदार है। हमने सीरिया की हुकूमत को खबरदार किया था, लेकिन उसने बात नहीं मानी। हम इस इलाके में टेररिस्ट ग्रुप्स को एक्टिव नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि सीरिया की बशर अल-असद हुकूमत को बैठकर अपोजिशन की बात सुननी होगी। उन्होंने कहा कि वो और उनके ईरानी काउंटर पार्ट आस्ताना में जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर जल्द बैठकर बात करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज।